बहुत बड़ा कारण है कि हमने कई वकीलों से मैंने बात किया इस पर कि बैंक जनता के साथ फ्रॉड कर रही है, आप इसको रोकिए। तो बहुत सारे वकील हमको ये आप बताएं कि किस प्रकार से रोका जा सकता है। और जब मैं उनसे कहता हूं कि ये बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये मैं आपको लाइव में मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं फेसबुक को रोका जा सके, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। कई वकील हमसे एक सवाल पूछ, आप साबित करिए कि बैंक कैसे जनता को लूट रही है और हम कैसे उस लूट को रोकने में नाकाम हैं। मैंने उनको साधारण सी बात मैंने कहा कि जो रुपया हम बैंक में लेकर जाते हैं, चाहे 10 का नोट हो या 50 का नोट हो या 500 का नोट हो, तो मैं बैंक को कहता हूं, बैंक के कर्मचारी को, कि आप मुझे डिजिट मत दीजिए, आप हमें भुगतान कर दीजिए। मान लीजिए कि मैं 500 रुपया का मैं नोट लेके गया बैंक में, तो एक पर्ची भरी आती है, उसमें अकाउंट नंबर लिखना पड़ता है। तो मैंने वकील से कहा कि ये जो अकाउंट नंबर लिखने का जो रसीद है बैंकों के अंदर ना, यही लूट का कारण है। जो स्लिप आपको मिलती है, आप बैंक में 5,000 रुपया जमा करने के लिए जाइए या 10,000 रुपया जमा करने के लिए जाइए, तो आप जाएंगे तो बैंक में एक पुर्जा मिलता है, उसमें बैंक अकाउंट का नंबर 2 बार लिखना पड़ता है, किसके खाते में ये पैसा जाएगा उसका नाम लिखना पड़ता है, फिर कितने रुपए का है ये लिखना पड़ता है, और फिर नीचे लिखना पड़ता है बगल में कि आपने 10 का नोट या 20 का नोट या 100 का नोट या 500 का नोट कितना आप दे रहे हैं, तो टोटल कितना हुआ, और नीचे वो लिखना पड़ता है इतना हुआ, फिर शब्दों में लिखना पड़ता है। अगर 10,000 है तो 10,000 रुपए मात्र इस प्रकार से आपको लिखने पड़ते हैं, और उतना नोट आपको गिन करके और कैशियर को आपको देना होता है। वो कैशियर क्या करता, मैं वकील को बताता हूं, यही बात बताता हूं कि वो कैशियर क्या करता है कि जो भी आप नोट दे रहे हैं, 10 का, 20 का, 100 का या 500, वो मशीन में डालकर गिन लेता है कि उतना है कि नहीं, या हाथ से गिन लेता है, और फिर टिक मार्क करता है, और 10,000 रुपए जो आप जमा कर रहे हैं उसको आपके दिए हुए नंबर पे, खाते पर आपको वो एक अंक चढ़ा देता है, डिजिट चढ़ा देता है। यही सबसे फ्रॉड है पूरे भारत में या पूरे विश्व में कहें तो ये सबसे फ्रॉड है जनता के सामने। मैं कैशियर को कहता हूं कि आपसे मैं भुगतान लेने के लिए आया हूं, न कि डिजिट लेने के लिए आया हूं। आप नहीं समझ रहे हो, अब मुझे दिखाना पड़ेगा आपको, तब आप समझेंगे इस बात को कि असलियत में हो क्या रहा है। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये 500 रुपया का नोट है, ठीक है। अब इस 500 रुपये नोट को जब हम बैंक में जाएंगे भंजाने के लिए, इस पर साफ साफ लिखा हुआ शब्दों में कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, ठीक है। तो वो हमें बैंक मैनेजर है या कैशियर है एक रसीद दे देता है, और उस पर भरवाता है कि भाई 500 रुपए की एक नोट है, तो वहां पर लिखिए एक है, 500 रुपए का एक नोट है, और फिर अकाउंट नंबर भरवाता है, फिर नाम भरवाता है, नीचे शब्दों में लिखवाता है 500 रुपया मात्र, और ये कैशियर को जब आप देते हैं तो उस आपके खाता को खोल करके और उसमें डिजिट ट्रांसफर कर देता, 500 रुपया लिख देता है। मैं ये प्राप्त करने के लिए बैंक में नहीं जाता, मैं वकील से बताता हूं, मैं वकील लोगों से बात करता हूं, तो मैं बताता हूं कि ये जो 500 है ना, ये जो 500 है, आपने जो डिजिट आप दे रहे हैं हमें अकाउंट में, वो हमें अकाउंट में नहीं चाहिए, हमें भुगतान चाहिए। मुझे ये 500 रुपए का भुगतान चाहिए, मैं डिजिट लेने के लिए नहीं आया हूं। तो सामने वाला ये व्यक्ति कहता है कैशियर कि ये जो डिजिट हम आपको अकाउंट में दे रहे हैं, इससे आप
आप किसी भी तरह का सामान आप परचेज कर सकते हैं। उसके पास एक ही फंडा है मैनेजर के पास, मैनेजर बोल हम सामान परचेज कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं उनसे कि अगर ये मेरे पास नोट है और मैं किसी दुकानदार को दूं तो मैं किसी सामान को परचेज कर सकता हूं, इसलिए मुझे सामान को परचेज करने के लिए मेरे अकाउंट में वो डिजिट नहीं चाहिए, क्योंकि इससे भी मैं इस 500 रुपए का जो मेरे पास नोट है हाथ में, इससे भी मैं परचेज कर सकता हूं। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस नोट पे जो कुछ भी लिखा है उससे मैं भुगतान, बार बार नेटवर्क चली जा रही इसलिए मैं बाहर निकला हूं, आप देख सकते हैं। ताकि तो मैं उनसे ये कहता हूं कि ये जो 500 रुपए का नोट है, इस 500 रुपया का नोट से जब मैं बैंक में जमा नहीं कर रहा हूं तब पर भी मैं परचेज कर रहा हूं, सामान को खरीद रहा हूं और बेच रहा हूं। इसी के लिए तो ये साधन है, रुपया एक साधन है परचेज करने का। कोई भी सामान हम खरीद सकते हैं, लेकिन हम अब आपके पास आए हैं इसका भुगतान करने के लिए कि इसमें जो कुछ भी नोट में हमारे पास लिखा हुआ है वो आप हमें दे दें। जब ये मैं वकील को कहता हूं तो वकील होते हैं बहुत मूर्ख टाइप के, उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो ऐसे ही पढ़ लिख गए हैं, रुपया के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आज जब मैं कहता हूं कि आप अपने संविधान में पढ़ के आइए कि रुपया के विषय में आपका संविधान क्या कहता है, तो वो कहते हैं हमें क्या लेना देना उससे, हम तो दहेज प्रथा और जमीन के लड़ाई में ही हम व्यस्त रहते हैं और उसी में कमाते और खाते हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे वकीलों का ये है, तो ये आपके किसी काम के कोई है नहीं। तो मैं कुछ वकील ऐसे होते हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं हमारी बातों में और उस पर गौर करते हैं, जो और बातें आगे बढ़ जाती हैं। तो मैं उनसे ये बताता हूं कि ये 500 का रुपया का नोट मैंने जब बैंक में भरा और जो स्लिप वहां पर दिया जाता है कि नाम और अकाउंट आप लिखिए, वहीं पर फ्रॉड हो जाता है। क्यों? क्योंकि बैंक हमें नोट के बदला में क्या देती है, डिजिट देती है। वो डिजिट किस में देती है, अकाउंट में देती है और खाते में देती है, और उससे भी हम परचेज कर सकते हैं। तो ये सिर्फ परचेज तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए भुगतान। तो पूरे हिंदुस्तान में एक भी बैंक ने आजादी के बाद अभी तक एक भी व्यक्ति को भुगतान नहीं किया है। उसे भुगतान करना चाहिए, लेकिन उसने नहीं किया है, यही सबसे बड़ा फ्रॉड है। और आप सनहा लिखिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको मैं देता हूं, आप मेरा रिपोर्ट लिखिए कि कोई भी बैंक कस्टमर को उसके दिए गए रुपए का भुगतान क्यों नहीं करता है, या 1947 से लेकर अब तक एक भी व्यक्ति को बैंक ने भुगतान क्यों नहीं किया है। तो वकील साहब हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं कि माफ कीजिए, ये हमारे अंडर में क्लोज नहीं है, बैंक का कोई भी सनहा जो देना है वो जाकर पुलिस स्टेशन में दीजिए और वहां से फिर होकर रिवर्ट होकर हमारे पास आएगा, तो हम उसके बारे में जांचेंगे, देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। हम आपका रिपोर्ट किसी भी तरीका का बैंक का हम नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये वकील जो हैं आपके किसी काम के नहीं है, कोर्ट आपका किसी काम का नहीं है। एक और उदाहरण देता हूं। कुछ वकील हमसे बोलते हैं कि बैंक के बारे में एक ऐसा फ्रॉड बताइए जिस पर सनहा हम दर्ज कर सकें, और वो कानून के, हमारे संविधान के कानून के हिसाब से होना चाहिए कि बैंक फ्रॉड कर रही है जनता से। और मैं जब इस बात को कहता हूं कि आपका जो संविधान है जिससे आपका कोर्ट चलता है और जिसको आप फॉलो करते हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रुपया एक मानक है और रुपया का अवमूल्यन नहीं किया जा सकता है, डिवैल्यूएट नहीं किया जा सकता है, मतलब उसको आप घटा नहीं सकते हो, उसकी वैल्यू आप गिरा नहीं सकते हैं। जाके धारा 25 पढ़ के आइए, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में जो बना है उसका वो पूरा पैराग्राफ पढ़ के आइए।
या आपके पास है, उपलब्ध है तो आप मुझे भी दीजिए, अभी मैं दिखा देता हूं। लेकिन भारत में शेयर मार्केट के नाम पर रोज पैसे का डिवैल्यूएट किया जाता है। भारत में डॉलर और रुपया के मुकाबले में रोज पैसे का डिवैल्यूएट किया जाता है, ऊपर नीचे, आज सेक्शन इतना चला गया, आज शेयर इतना घट गया, बढ़ गया, रोज पैसे का ये डिवैल्यूएट होता है। तो ये सबसे बड़ा फ्रॉड है और उसमें साफ साफ क्लॉज में लिखा हुआ है कि जो पैसे का वैल्यू घटाएगा या बढ़ाएगा वह एक जुल्म है और उसको सजा मिलेगी, 20 वर्ष का सजा मिलेगी या 10 वर्ष का सजा मिलेगी, या जिस प्रकार से उसने वैल्यू को घटाया है उसके हिसाब से सजा मिलेगी। तो ये जो 1947 से अब तक जो पैसे का डिवैल्यूएशन हो रहा है, घटाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, इस पर कोई भी कोर्ट आज तक एक्शन नहीं लिया है। कृपया इस बात को आप संज्ञान में लीजिए और इस रिपोर्ट को आप लिखिए। इस पर भी वे एग्री नहीं होते। तो हम किस मुंह से कहें कि ये कोर्ट और ये वकील और जज ये आपके हैं? ये किसी के नहीं है और ये न बैंकों पर अंकुश लगा सकते हैं। एक वकील, बहुत सारे वकील हमसे पूछते हैं, आप ये बताइए कि आप इस नोट का भुगतान क्यों चाहते हैं? सवाल का जवाब एक लाइन में है, नोट का भुगतान इसलिए हम चाहते हैं ताकि हमारा धन, जो असली धन है वो बैंकों में जमा है, हम उसको अब वापस लाना चाह रहे हैं, इसीलिए हम भुगतान चाहते हैं। बहुत सारे वकील पूछते हैं कि ये तो आपके पास है 500 का नोट। मैंने कहा कि ये नोट है लेकिन ये सिर्फ नोट ही है, करेंसी नहीं है या मुद्रा नहीं है और यह वास्तविक धन नहीं है। यह एक कागज का टुकड़ा है, जिस कागज के टुकड़े पर गवर्नर जनरल ने साइन करके दिया हुआ है कि जिसके पास ये नोट होगा उसको हम भुगतान करेंगे। तो हम भुगतान लेने के लिए बैंक में जाते हैं तो बैंक हमें भुगतान नहीं करती है, और जब नहीं करती है तो यही सवाल हम आपसे पूछते हैं कि वो क्यों नहीं करती है। वो हाथ जोड़ लेते हैं कि मुझे इस सवाल का पता नहीं है। मैं ये भी सवाल करता हूं तो 99% वकील को तो पता ही नहीं है, 99.99% वकीलों को ये पता ही नहीं है कि रुपया क्या होता है। क्योंकि मैं कई वकीलों से पूछता हूं कि वकील साहब ये आप बताइए कि अगर मैं बैंक को कहता हूं कि इस 500 रुपया का भुगतान मुझे आप कीजिए, तो बैंक मुझे क्या देगा? डिजिट हम नहीं चाहते हैं कि बैंक मुझे डिजिट मेरे खाते में दे, भुगतान चाहते हैं। तो आप ये बताइए कि इस 500 रुपए का नोट के बदले में जब भुगतान बैंक करेगा तो मुझे कितना रुपया देगा, और रुपया में क्या होगा, ईंटा पत्थर होगा कि क्या होगा? वो क्या होगा किसी को कोई पता नहीं है। और जब पता करने की बात आती है कि आप पता करके बताइए, तो इसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि वकील को तो मैं भाई पैसा दूंगा नहीं इस काम के लिए, और वो कहते हैं कि मुझे इसमें माथा खपाना नहीं है। अब इंटरनली रूप से क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता वो अलग की बात है, वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं। लेकिन अब बहुत सारे वकील हैं जो देशभक्त हैं, बहुत सारे वकील ऐसे भी हैं जो देशभक्त भी हैं, वो कुछ करना भी चाह रहे हैं लेकिन वो कुछ भी, सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और न बैंक के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये भी प्रोसेस आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ तो ऐसा शक्ति है जो इनको करने के लिए रोक रही है। वो क्या हो सकता है ये तो सवाल है और ये आप पर हम छोड़ते हैं। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि वकील साहब पसीना उन लोगों को आने लगता है कि ये सवाल क्या आ गया कि ये 500 रुपए के नोट के एवज में बैंक उनको क्या देने वाला है। मैं कहता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में जब बना तो उसका आप पूरी तरीके से उसको, इस कानून को आप पढ़िए, उस कानून में आप क्या क्या लिखा हुआ है। मैं बताता हूं कि हम लोगों का जो संविधान है
उसमें बहुत सारे धाराएं हैं रुपया को लेकर के। उन धाराओं को आप पढ़िए। सेक्शन 25 पढ़िए। सेक्शन धारा नंबर 1 में बताता हूं 489 489 बोलता हूं कि इसमें कुछ रुपया से संबंधित बताया गया है, और उन आप धारा 489 को आप पढ़िए और फिर हमको बताइए। कुछ ऐसे वकील होते हैं जो वो बताते हैं कि आप ही बता दीजिए, कौन माथा फोड़ने जाए, मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत सारे वकील बताते हैं हमें मिला ही नहीं। मतलब ये कानून हो सकता है कि कुछ वकीलों को न मिला हो, जिसके वजह से वो कहते हैं कि मुझे मिला ही नहीं, मैं जानता हूं नहीं, मेरे हाथ में लगा ही नहीं, इसको कहां से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उनको मैं बताता हूं कि वकील साहब अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ये बात आप आरटीआई से पूछ लीजिए। जो सवाल आप हमसे कर रहे हैं कि इस 500 रुपया के नोट के एवज में हमें क्या दे सकता है बैंक, यही बात आप आरटीआई से पूछ लीजिए। आरटीआई से नहीं पूछ सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पूछ लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि ये बैंक आपको या हमको क्या देने वाले हैं। अब लोग बताते हैं, लोग नहीं वकील बताते हैं कि नहीं आप बता दीजिए, और जब मैं बताता हूं तो फिर अचंभव करते हैं कि ऐसा भी है क्या, मुझे नहीं पता था। और क्या नहीं पता था, मैं जब उस पुर्जा दिखाता हूं कि ये आरटीआई लगाया गया था, उसमें पूछा गया था कि बताइए कि ये जो कागज का आपने टुकड़ा नोट आपने छाप दिया, ये किस एवज में आपने छाप दिया है, कौन बोला था आपको छापने के लिए, और इसके एवज में क्या रखा हुआ है, तभी तो इसको छापा। तो सामने वाला पूछता है कि इसका क्या मतलब हुआ। मतलब ये हुआ कि अगर सरकार अगर कह दे कि इस कागज के टुकड़े को, मैंने ये 500 रुपया का जो अब तक चल रहा है इसको मैं नहीं जानता हूं। जैसे 8 नवंबर 2016 को हुआ था, मोदी जी ने सिर्फ ये 2 शब्द उन्होंने कहा कि आज के बाद 500 रुपए और 1000 का जो भी नोट भारत में है उसका टेंडर रद्द किया जाता है। सिर्फ इतना ही उन्होंने कहा था, और 500 और 1000 रुपया का नोट जितना भारत में था वो सब रातों रात कागज बन गया है। क्यों? क्योंकि वो नोट था, कागज का टुकड़ा था। तो कहने का मतलब है कि ये बैंक में अगर हम दें तो वो क्या दे सकता है। मैं उनको आरटीआई दिखाता हूं कि देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर 1 रुपया भी अगर छापना हो, 1 रुपया के कागज का नोट भी अगर छापना हो, चाहे गवर्नमेंट को छापना पड़े या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को छापना पड़े, तो उसके एवज में 2 कानून हैं। एक कानून का नाम है पेपर करेंसी एक्ट। भाई पेपर ही तो है, ये कागज का टुकड़ा ही तो है। तो कागज के टुकड़े पर अगर आप रुपया लिख कर देते हैं तो पेपर करेंसी एक्ट के हिसाब से आएगा। और दूसरा क्वाइन आता है, यानी तांबे का सिक्का या फिर एल्युमिनियम का सिक्का। तो वो जो आता है वो आता है क्वाइनेज एक्ट के तहत, क्वाइंस के तहत। क्वाइंस, वो तो क्वाइंस ही है। तो वो 1906 में बना है क्वाइनेज एक्ट और पेपर करेंसी एक्ट। पेपर करेंसी एक्ट जो बना है वो 1860 में बना था, फिर इसको रिपील किया गया 1881 में। तो मैं बताता हूं कि अगर 1860-61 की अगर कानून की अगर बात करें तो 1 रुपया का अगर पेपर पर अगर कोई छाप के अगर दे तो उसके लिए 1 ग्राम सोना बनता है। 1 रुपया बराबर 1 ग्राम सोना, शुद्ध सोना। अब मैं कहां जाऊं, यहां पर भी तो नेटवर्क गड़बड़ चल रही है। तो अगर 1861 की अगर कानून की बात करें, पेपर करेंसी एक्ट की बात करें, क्वाइनेज एक्ट की बात अगर करें, तो 1 रुपया बराबर 1 ग्राम सोना और 10 ग्राम चांदी, ये आता है। अगर 1881 की अगर बात करें पेपर करेंसी एक्ट का, तो उस समय अंग्रेजों ने वास्तविक धन को उन्होंने लूट लिया था और उन्होंने कहा था कि 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम, यानी कि अंग्रेजों ने रातों रात
1 रुपया बराबर 3.33 मिलीग्राम सोना उन्होंने लूट लिया था। कानून बदल करके, कानून वही था पेपर करेंसी एक्ट, जो 1861 को बदलकर उन्होंने किया 1881, और ये 81 में उन्होंने लूट की थी। और ये घटना घटी थी कहाँ? पूरे भारत में। और इस कानून को सबसे पहले लागू किया गया था कहाँ? बंगाल में लागू किया गया था। रातों रात 1 रुपया में 3.33 मिलीग्राम सोना उन्होंने हड़प लिया था। तो मैं कहता हूं कि अभी भी 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम सोना ये आरटीआई बता रहा है। तो अगर इस कागज के टुकड़े को 500 रुपया को अगर मैं किसी भी बैंक में लेकर जाता हूं तो वो बात है कि वो इसके एवज में हमें सोना दे। और कितना सोना देगा? 777 मिलीग्राम सोना गुना 500, यानी लगभग 350 ग्राम सोना। यानी कि ये 500 रुपया का नोट अगर मैं दूं बैंक को, तो बैंक को हमें 350 ग्राम सोना देना चाहिए, न कि 500 रुपया हमारे अकाउंट में लिख करके और दे दे। ये हम नहीं चाहते हैं। मैं वकील लोगों को साफ साफ मैं बताता हूं कि मैं जब जाता हूं बैंक में तो एक पर्ची दे देती है और कहती है कि अपना अकाउंट नंबर। अब कहां जाएं? खुले आसमान में हैं, आप देख सकते हैं कि उन लोगों का कितना बड़ा नेटवर्क है। हाँ, कि इतना बड़ा नेटवर्क भी वो प्रोग्रेस में चला जा रहा है। तो मैं वही बता रहा था कि मैं वकील साहब को बताता हूं कि इस 500 रुपया के टुकड़े के बराबर में 3.5 देख रहे हैं ना, बार बार जा रही है। मैं एकदम खुले में हूं और आसपास टावर भी लगे हैं, 4G और 5G के टावर भी लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि उन लोगों का नेटवर्क कितना तगड़ा है कि जैसे ही मैं वर्ड बोलता हूं तुरंत स्कैन कर लेते हैं। माइक्रो रोबोट जो है ना, ये तुरंत स्कैन कर लेते हैं कि इसका कनेक्शन काटो। ये आप नहीं समझ सकते हैं, आम आदमी नहीं समझ सकती। जो जानते हैं सिर्फ वही समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं वही बता रहा था कि 350 ग्राम सोना हमें चाहिए इस 500 रुपए के एवज में। मैं तो बैंक से वो चीज प्राप्त कर, बार बार कनेक्शन वो लोग तोड़ दे रहे हैं, फिर भी कितना वो लोग करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग जागरूक रहेंगे, हम लोग जागरूक रहेंगे तो लोगों को समझा ही बुझा लेंगे और एक जनसंख्या को खड़ा ही कर लेंगे। सीबीडीसी लागू होने के पहले, सीबीडीसी सेंट्रल बैंक को लागू होने के पहले, यानी डिजिटल करेंसी को लागू होने के पहले हम लोग एक जनसंख्या और एक मुकदमा ये डाल ही देंगे, चाहे वो पंचायत स्तर का ही क्यों न हो, चाहे वो ब्लॉक स्तर से ही क्यों न हो, कि 1947 से लेकर अब तक जो भी धन बैंकों ने हड़पा है पहले वो हमें दे दो, तब सीबीडीसी आप लागू कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लूटा हुआ धन पहले हमें जनता को दे दो। तुम कहने का अर्थ यह है कि जब वकील को यह समझ में आता है कि 350 ग्राम सोना मिलने वाला है 500 रुपए के टुकड़े पर, तो अपनी माथा पकड़कर और कहते हैं कि मुझे तो आज पता चला। 99.99% वकील ऐसा बताते हैं। पुलिस लोगों को भी पता नहीं है और वो भी बताते हैं कि मुझे आज पता चला, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि मैंने किसी का वीडियो देखा था तो मैंने इसको बोला कि ये ऐसे ही फेक होगा, समझ में नहीं आया था। तो इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूं, सब कुछ जानने के बाद भी वकील एक बात कहते हैं। वो एक बात ये कहते हैं कि इसके लिए रुपए से संबंधित ट्रिब्यूनल बने हुए हैं और आप उस ट्रिब्यूनल में जा करके अपना इंफॉर्मेशन फाइल कर सकते हैं। तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूं कि वकील साहब ये बताइए कि ट्रिब्यूनल में तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन क्या उस ट्रिब्यूनल में संविधान के कानून को मान्यता दी जाती है या नहीं दी जाती है? और उनके सवाल का जवाब ये होता है कि किसी भी ट्रिब्यूनल में संबंधित कंपनी का ही रूल या कानून लागू होता है या मान्यता दी जाती है या मानी जाती है। संविधान का धारा
नहीं मानी जाती है। तो मैं वकील से मैं पूछता हूं कि जब मैं ट्रिब्यूनल में जाता हूं तो संविधान में लिखा हुआ कानून वो लोग मानेंगे नहीं, तो फिर मुझे न्याय कैसे मिलेगा? मैं भारत का स्वतंत्र नागरिक हूं और मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान को मानता हूं, तो उस संविधान के हिसाब से मैं चलना चाहता हूं। और जब मैं ट्रिब्यूनल में जाऊंगा, बैंकों के ट्रिब्यूनल में मैं जाऊंगा, तो उसमें तो संविधान का कोई भी धारा और कानून माना ही नहीं जाता। वो तो बैंकों के कानून और जो नियम होंगे उसी को मान्यता दी जाती है। और उसमें जो वकील होते हैं वो ट्रिब्यूनल के ही होते हैं, वो बैंक के ही होते हैं। उसमें जो जज होते हैं वो बैंक द्वारा निर्धारित किए गए ही जज होते हैं। तो वो तो एक अलग संस्था ही हो गया। तो उस संस्था में तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा। जहां मेरे कानून को मान्यता नहीं दी जा रही है, तो कहां से न्याय मुझे मिलेगा? तो न्याय मांगने के लिए मैं तो आपके पास आया हूं। मैं तो चाहता हूं कि जिला का अगर कोई कोर्ट है तो वो मुझे सनहा दे। अपील मैं करता हूं, FIR में करता हूं, आप मुझे रिपोर्ट लिखा दे। कोई भी पुलिस लिखने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस बोलता है, कई लोग मुझे जानते हैं और मैंने पोस्ट भी किया था कि असम के SP साहब आए थे, उनको भी मैंने शैतानों का मायाजाल पुस्तक भेंट किया। उन्होंने भी देखा और पढ़ा और समझा। और मैंने SP साहब को भी मैंने कहा कि आप मेरा सनहा लिख दीजिए कि मैं इस पुर्जा को 500 रुपये पुर्जा को अगर बैंक में लेके जाता हूं तो वो मुझे भुगतान नहीं देते। मुझे तो कानून के हिसाब से भुगतान चाहिए। जो RTI आपका कहता है, सूचना तंत्र का अधिकार जो आपके देश में बना हुआ है, उसके हिसाब से, उसके इंफॉर्मेशन और धारा के हिसाब से मुझे भुगतान चाहिए। आप मुझे सनहा लिख दीजिए। तो SP साहब भी बोलते हैं कि ये भी मैं नहीं कर सकता। अब बताइए, नहीं कर सकते वो लोग। क्यों? क्योंकि इसके लिए बना है ट्रिब्यूनल। और ट्रिब्यूनल में आप जाएंगे तो वहां पर संविधान का कानून वहां पर नहीं मानी जाती है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ बैंकों का कानून चलता है और बैंकों के कानून में आपको फंसा दिया जाएगा और वहां से आपको किसी भी तरह का कोई न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने लिखा है कि बैंकों के लूट पर, चाहे आपका जिला कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जिला कोर्ट हो या लोक अदालत हो, कहीं से भी आपको बैंकों के लूट पर अंकुश नहीं लगा सकता है। न उसे चिट्ठी लिख कर दे सकता है कि भाई इतना तुम फ्रॉड क्यों कर रहे हो जनता के साथ में, ये भी आपको नहीं कर सकता है। तो आप और हमें मिलकर यह सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं, हम किस प्रकार से योजना बना सकते हैं कि CBDC आने के पहले कम से कम कुछ ऐसा करें कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को बचा सकें। तो बचाने पर हमें ध्यान देना है। इसके समाधान में आप लोग कमेंट करिएगा और मैं इसका समाधान भी बताऊंगा कि क्या क्या समाधान हो सकता है। वैसे मैं शैतानों का मायाजाल पुस्तक में भाग 1 में मैंने ये सब सारा चीज फ्रॉड बैंकिंग व्यवस्था के बारे में बहुत सारे सूत्र दिए हुए हैं, नियम कानून के बारे में समझाए हैं, उनके इतिहास के बारे में समझाए हैं, रुपये के इतिहास के बारे में समझाए हैं और डॉलर किस प्रकार से आया, स्थापित किया गया, अभी उसका क्या मुकाम है, ये सारा चीज इतिहास हमने उसमें अंकित किया है, लिखा है। और पूरे इतिहास, पूरे दुनिया में किस प्रकार से रुपए का हो या धन का परचेजिंग हो या एक्सेप्टिंग हो या व्यापार हो, इससे संबंधित सभी फॉर्मूलों को हमने उसमें अंकित किया है शैतानों का मायाजाल में। तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं या फिर मेरे पुराने वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने सारे तंत्रों को समझाया हुआ है, किस प्रकार से बैंक हमारे साथ धोखा किया है, जनता के साथ धोखा किया है और किस प्रकार से हम उससे लड़ सकते हैं, हम कैसे कर्ज मुक्त हो सकते हैं। और हमारे वीडियो को देखकर और किताबों को पढ़कर कई लोगों ने बैंकों से सवाल जवाब किया, जिस प्रकार से मैंने समझा के रखा है कि बैंक को आपको ये बोलना है तो बैंक ये बोल सकता है, ये चीजें बोल सकता है,
फिर आपको इस प्रकार से आपको जवाब देनी है, और फिर बैंक इस प्रकार से जवाब आपको देगा। तो आपको अब वो चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक न पहुंचे, फिर भी पहुंचाने का कोशिश मैं कर रहा हूं। तो मेरे वीडियो को देख करके, मेरे पुस्तकों को पढ़ करके, और उन्होंने सवाल जवाब जब करना स्टार्ट किया तो उन्होंने पैसा मांगना छोड़ दिया है। सिर्फ इतना हुआ है, किसी को एनओसी आज तक नहीं आई। लेकिन जो बैंकों से फोन आते थे कि आप किस्त नहीं चुका पा रहे हैं, आपका अब कुर्की होगा, वो कुर्की बंद हो गया है और वो फोन कॉल्स आने बंद हो गए हैं। बस इतना ही हुआ है, फोन कॉल्स आने बंद हो गए हैं और अब उनके दरवाजे पर कोई पैसा मांगने के लिए कोई भी बैंक वाला नहीं पहुंचता है, इतना जरूर हो गया है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये लड़ाई जनता की है, और आप जानते हैं कि उनको बूटी के माध्यम से इस प्रकार के बहुत प्रकार के केमिकल उनके शरीर में डाल दिया गया है, जिससे उनको सोचने और समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है। और आप ये भी जानते हैं कि हम जो अब समझा रहे हैं 2025 में, तो जब हम समझाते थे ये कोरोना काल आने के पहले, तो उस समय अगर 10 लोगों को समझाऊं तो 9 लोग समझ जाते थे। लेकिन अब 10 लोगों का समझाओ तो कोई गारंटी नहीं लेता है कि 10 व्यक्ति समझ ही जाएंगे। 70% लोगों का माइंड में तर्क और वितर्क करने का शक्ति उन्होंने खोल दिया है। तो ये याद रखिए, 10 लोगों को आप समझाने के लिए जाएंगे तो मात्र 2 लोग या मैक्सिमम 3 लोग ही इस बात को समझ पाएंगे या समझने की ताकत वो रखेंगे। इस बात को हमेशा याद रखें, क्योंकि उनके शरीर में ऐसा ऐसा केमिकल घूम रहा है। वो सब अलग वीडियो में मैंने बता रखा है। शैतानों का मायाजाल भाग 2 में मैंने सारा चीज मैंने पर्दाफाश किया कि ये फर्जी महामारी, नकली महामारी, नकली वैक्सीनेशन और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये 3 मैंने विषय को कवर किया है शैतानों का मायाजाल पार्ट 2 में। और नकली महामारी से संबंधित जो कुछ भी जानकारी चाहिए वो सारी किताब में लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग जानते भी हैं। तो कहने का मतलब उनके शरीर में इस प्रकार का केमिकल घूम रहा है कि 70% लोग तो आपके साथ आएंगे ही नहीं, और 30% जो लोग आपके साथ आएंगे उसमें भी 20% वो जाने वाले हैं, सुनने वाले हैं और कहेंगे कि हाँ समझ तो गए। कनेक्शन कटने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कहना चाह रहे हैं कि अब तुमने बहुत बोल लिया, अब नहीं झेल सकते, अब यहाँ से तुम निकलो और जाओ। जो चीजें बतानी थी मैंने आपको बता दिया कि अब आपको क्या करना है। जो भी आपके सवाल होंगे आपके कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप लिखिए। बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, जैसे ये महावीर जी जुड़े हैं, वंदे मातरम जी, वंदे मातरम। और सिट्टू सिंह जी हैं, और दिवेश जी हैं, प्रतीक भाई हैं, प्रतीक नेगी जी हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ये प्रकाश जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं। आप लोग जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उस पे हम लोग आपस में बात करके, चर्चा करके, और इस मुहिम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, किस प्रकार से हम बचा